नमस्कार, मैं आस्था टाटिया ईटीवी राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं जनमंच में। आज जनमंच में ईटीवी की टीम आई है अजमेर शहर और ये हमारी फॉलो अप विजिट है। कुछ महीने पहले हम यहाँ पर आए थे और हमने चर्चा की थी अजमेर शहर की समस्याओं पर। आज हम यहाँ पर वापस पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि जिन समस्याओं पे हमने चर्चा की थी और जो वादे उस वक्त किए गए थे वो कितना आगे बढ़े हैं, किन समस्याओं का निस्तारण हुआ है और अभी क्या स्थिति है। तो आइए सबसे पहले रूबरू होते हैं हमारे स्थानीय संवाददाता भूपेंद्र बिश्नोई से। भूपेंद्र जी, निश्चित तौर पर जहां तक अजमेर के विकास की बात करें तो यहां विकास का अभी भी एक दरकरार है। धार्मिक नगरी है अजमेर, लेकिन यहां जो विकास होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो सका। खास तौर से लोगों को अब भी इंतज़ार है स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है। अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने की, अमेरिका के राष्ट्रपति तक इसको अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कह चुके हैं, लेकिन अभी तक अजमेर को स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं मिला। उसके बाद जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ का जो कचरा प्रबंधन है, उस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद चिंता जाहिर कर चुकी है। राजे ने खुद ने अजमेर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन अभी भी अजमेर में जो है कचरा निस्तारण की जो है माकूल व्यवस्था नहीं की गई। उसके अलावा यातायात और जो सड़क की समस्याएं हैं वो बरकरार है। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब 15 अगस्त को यहाँ आई थी तो लगभग 49 योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया और 1000 करोड़ से अधिक की जो विकास योजनाएं हैं अजमेर को दी। अब देखना होगा आने वाले दिनों में अजमेर का कितना विकास हो पाता है। धन्यवाद भूपेंद्र जी। आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। आप सभी का स्वागत है और स्वागत है हमारी जनता का। संपत जी, आपसे बात करना चाहूँगी सबसे पहले। भूपेंद्र जी ने अभी अभी ब्यौरा दिया कि पिछली बार से अब तक में इन 6 महीनों में कार्य कहाँ पहुँचा, आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, और साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदया का जब दौरा यहाँ पर हुआ तो कई योजनाओं की उन्होंने घोषणा की, कई चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जो भी समस्याएं हों, चाहे वो ट्रैफिक की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम और जो भी समस्याएं सड़कों की हो गई, सीवरेज की है, कहाँ हम आगे बढ़े हैं पिछले इन कुछ महीनों में? यदि हम फॉलो अप की बात करें, क्या स्थिति है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने राजस्थान के अंदर पहला जिला होगा जिसमें 715 करोड़ से अधिक की घोषणाएं 49 योजनाओं के ऊपर अजमेर की सौगात के रूप में दी। चाहे वे सड़क की सौगात हो, चाहे वे ड्रेनेज सिस्टम की सौगात हो, चाहे वे वनडे स्टोरेज पानी की सौगात हो, चाहे नई पाइपलाइन की सौगात हो, चाहे शहर के अन्य विकास की परियोजनाओं को लेकर के उन्होंने जो सौगात दी है। और सौगात का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि चाहे आरटीआई का ये ज़माना है, चाहे तो कोई भी आदमी आरटीआई के अंदर लगा सकता है और सवाल पूछ सकता है कि कौन सी योजनाओं के ऊपर कितनी धनराशि खर्च की जाने वाली है और कौन सी योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है। कई योजनाओं का तो उन्होंने शिलान्यास किया और कई योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया जो काम हो चुके हैं। आपके सामने जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये महाराणा प्रताप स्मारक भी उसी सौगात की एक देन है, जो कि शहर के एक सौंदर्यीकरण की दृष्टि से, एक पर्यटक की दृष्टि से भी एक नई सौगात है। एक सबसे बड़ी सौगात उन्होंने दी। आए दिन हमारी पाइपलाइन बीसलपुर की टूट जाया करती है, जो कई दिनों तक हमें पानी से वंचित होना पड़ता है, लेकिन उन्होंने वनडे स्टोरेज के नाते जो करोड़ों रुपए की राशि उन्होंने अजमेर को दी है, इसके वे बधाई के पात्र हैं। और रही बात सड़कों के पेवरीकरण की, क्योंकि बारिश का मौसम आ गया था, इसलिए जिला प्रशासन ने निर्णय करके कि क्यों ना बारिश के इस मौसम के पश्चात ही इस शहर की जितने भी खुदाई का काम हो, उस खुदाई के काम के पश्चात ही हम पेवर के काम को कराया जाए, जो कि धनराशि का सदुपयोग होने से सदुपयोग हो और ताकि उनका दुष्प्रभाव और दुष्कारण नहीं बने, इसलिए वो सड़कों को रोक दिया गया। और रही बात यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की, जो हृदय के अंदर हम देखेंगे कि जो शहर का जो स्केप चैनल है, उसके अंदर लगभग 17.5 करोड़ की लागत से सरकार ने उसके अंदर अभी मंजूरी दी है, जिसका इसी योजना के अंदर था और जो कि बहुत बड़ा एक नाले का रूप ले चुका है स्केप चैनल। उसको 17.5 करोड़ की लागत से उसका निर्माण का घोषणा हुई है। उसके पश्चात आप देखेंगे कि जो सबसे पुराना दौलत बाग, जो कि सुभाष उद्यान के नाम से प्रचलित है, उसके अंदर लगभग 9.5 करोड़ की लागत से उस सुभाष उद्यान का स्वरूप आपको, क्योंकि अभी केवल मात्र शिलान्यास हुआ है, और जब उसका उद्घाटन का स्वरूप देखेंगे तो आने वाले समय के अंदर एक आपको पर्यटक की दृष्टि से शहर के सुंदर बगीचे के रूप में हमको विकसित बगीचा और उद्यान मिलेगा देखने की दृष्टि से। विजय जी, संपत जी ने अभी बताया सौगात तो बहुत बढ़िया है, काफ़ी प्रॉमिसिंग भी लगती है, लेकिन क्या लगता है आपको कि जो भी यहाँ पर वादा किया गया है
या जो भी एक विजन है मुख्यमंत्री महोदया का, कितना ट्रांसलेट हो पाएगा, कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा, कितना एग्जीक्यूट हो पाएगा? 2008 में भी मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे जी अजमेर आई थी और ऐसी कई सौगातों के लिए वो घोषणाएं करके गई थी, लेकिन अभी तक वो घोषणाएं कभी पूरी नहीं हुई। इन्होंने 24 घंटे अजमेर में पानी आने के लिए बात की थी। आज 24 घंटे तो छोड़ो, 2-2, 3-3 दिन में एक बार पानी आ रहा है। बिजली की कटौती जो है, अघोषित कटौतियाँ हो रही हैं, 8-8 घंटे 6-6 घंटे बिजली की कटौतियाँ हो रही हैं। और निर्माण की बात रही तो निम्न क्वालिटी की जो स्थिति में अभी जो काम किया गया है मुख्यमंत्री जी के आगमन पर, वो सब पूरा शहर जानता है, उसको अजमेर की पूरी जनता जानती है कि इन्होंने जो क्वालिटी किस क्वालिटी पे किया। चलती बरसातों में इन्होंने जो रंग रोगन के काम किए, करोड़ों करोड़ों रुपए लगाए, पेड़ ला के लगाए, इन्होंने लाखों रुपए पेड़ में खर्च किए। वो सब पेड़ जहाँ उगने थे वहाँ से भी गए और यहाँ भी नहीं लग पाए। तो ये स्थिति इन्होंने यहाँ ऐसी करी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये लीपा पोती का एक वो माध्यम बना लिया इन्होंने। और जो हमारा यहाँ का प्रशासन था, यहाँ का जो एडीए है, यहाँ का जो नगर निगम है, उसने सबने खाली वसुंधरा जी को खुश करने के लिए काम किया। अजमेर की जनता के हित में ना तो कोई काम किया और ना आगामी समय में कोई काम होता नजर आ रहा है, क्योंकि ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। पुराने वादे ही पूरे नहीं हुए तो नए वादे कहाँ पूरे करेंगे? धर्मेश जी, यहाँ जानना चाहूँगी मैं आपसे कि जैसा कि इन्होंने कहा अभी कि पुराने वादे ही पूरे नहीं हुए और हम नई घोषणाओं जो हुई है, नई घोषणाएं, लेकिन पानी, बिजली, सड़कें, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है वो ही ठीक नहीं है, तो हम आगे सौंदर्यीकरण या हम स्मार्ट सिटी की जो बात कर रहे हैं वो किस बिना पर कर रहे हैं? ऐसा है, 2003 से 8 के बीच में जब भाजपा का शासन था जी, उस समय विकास की जो योजना प्रारंभ हुई थी जी, चाहे ये महाराणा प्रताप स्मारक ले लीजिएगा, 2007 में इसका शिलान्यास हमने कर लिया था। नरेंद्र सहानी जी 5 साल तक यहाँ के न्यास के अध्यक्ष रहे, उन्होंने एक ईंट भी इसके अंदर नहीं लगाई। कहने का मतलब है कि जब भी कांग्रेस आती है, पुराने जो काम प्रारंभ होते हैं वो काम वहीं ठप हो जाते हैं और विकास के नाम पर कुछ करते नहीं हैं। वो केवल भ्रष्टाचार का एक खेल उस समय चालू होता है। ये मैंने कई बार आरोप लगाया है, कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार उद्योग के रूप में चलता है। हमारी सरकार आई है, जब से प्रारंभ हुआ है काम, तब से द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है और इस ढंग से बढ़ रहा है काम कि आप कल्पना नहीं कर सकते। शहर इस समय भारत सरकार ने इस शहर को अनेक योजनाओं से जोड़ा है। आने वाले समय के अंदर अजमेर शहर स्मार्ट सिटी की ओर भी आगे बढ़ रहा है, स्मार्ट सिटी की ओर भी जुड़ेगा। अभी फंड की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, काम प्रारंभ हो गए हैं। और सौभाग्य से अजमेर में एक अच्छे जिला कलेक्टर आए हैं, वो स्वयं मॉनिटरिंग करके जहाँ कमियां हैं वहाँ पूर्ति करके और विकास की गति को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। जी, शिवशंकर जी, बार बार बात ये आ रही है कि मुख्यमंत्री महोदया ने घोषणाएं की हैं, विजन बहुत स्ट्रांग है, स्मार्ट सिटी की ओर हम अग्रसर हैं, लेकिन ठीक है, प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसे किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाना है, इस बारे में क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं और किस तरह से आने वाले वक्त में जनता को इसका फायदा मिलेगा, अजमेर जो शहर है वो आगे बढ़ेगा स्मार्ट सिटी की ओर? देखिए, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दे रही हैं जी, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं दे रही हैं। और अभी जब अजमेर के अंदर 15 अगस्त का कार्यक्रम राज्य स्तरीय अजमेर के अंदर था, उस वक्त अजमेर प्रवास के दौरान उन्होंने अजमेर वालों को 715 करोड़ की करीब कुछ शिलान्यास किए, कुछ लोकार्पण किए। लेकिन सबसे पहली बार किसी जिले के लिए इतनी लंबी रकम का, इतनी बड़ी राशि का जो उन्होंने घोषणाएं की है, तो वो अपने आप में एक विकास की ओर इंगित करती है। मैं 715 करोड़ ही नहीं, मैं उसी के अंदर आज का एक विषय और जोड़ना चाहूँगा कि जो अपने जयपुर रोड के ऊपर अपनी जुडिशरी के लिए जो जगह दी गई है नगर के अंदर, उसकी 138 करोड़ की लागत से वो यहाँ पे जो बिल्डिंग बननी है और यहाँ पे अलग अलग चैम्बर्स बनने हैं, वो भी काम बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली है। जो उसमें भी कुछ पेचीदगियाँ थी उसका समाधान भी आज कर दिया गया है और कुछ उनको जगह जो कम पड़ रही थी और कम जगह की वजह से वो बार बार कुछ और अधिक जगह मांग उनकी चल रही थी, उसको भी आज उसका समाधान करते हुए जो हमारे पास में ईडी के पास में जो 4 बीघा करीब ज़मीन और थी, वो भी उनको आज हमने दे करके और इस योजना को और आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है। यहाँ एक बात जो मैं आपसे करना चाहूँगी हिड़ा जी, कि अवैध निर्माण जो हैं
वो हो रहे थे आज से 6 महीने पहले जब हम यहाँ आए थे, और वो आज भी हो रहे हैं। हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उनकी पालना नहीं की जा रही है, या बहुत यूं कहें धीरे हो रहा है ऐसा। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, अवैध निर्माण का जहाँ तक प्रश्न है, ये उसको रोकने का बहुत प्रयास, जो भी आता है उसको रोकने का बहुत प्रयास करता है, प्रशासन भी करता है और पॉलिटिकल पार्टियां भी करती हैं जी। लेकिन जिस तरह से लोगों की एक, मैं तो यूँ कहूँगा कि बदनीयत है, जहाँ सरकारी ज़मीन, नाले और सड़क, इसके ऊपर जब अतिक्रमण होता है, तो मैं तो मेरे स्वयं के लिए बता रहा हूँ आपको कि जब से मैंने चार्ज लिया है, मैंने सबसे पहले लोगों को एक ही बात के लिए ये आगे किया है कि भैया, अगर आप अतिक्रमण करोगे तो विकास की कल्पना मत करना। अगर शहर के लोग अगर इसमें कॉपरेट नहीं करेंगे और उनको उनका स्वयं का ये दायित्व बनता है कि वो आगे होके आएँ और इसमें सहयोग करें, तो स्वतः ही जो आज हम स्मार्ट सिटी की कल्पना कर रहे हैं उसमें हमें बहुत ही सहयोग मिलेगा। और नहीं, पर यदि आगे नहीं आ रहे हैं तो हमारी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, जहाँ जहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं उसके ऊपर जो है बिल्कुल प्रशासनिक दृष्टि से, चाहे नगर निगम का हो तो नगर निगम, और अजमेर विकास प्राधिकरण की अगर है तो अजमेर विकास प्राधिकरण जी अब इसमें कहीं पीछे नहीं रहेगा। हाँ। और जहाँ अतिक्रमण हमको हटाने का पूरा प्रयास करते हुए, हाँ, सरकारी जमीनों को खाली कराते हुए उसमें अपनी विकास की योजनाएं आगे बढ़ाएगा। जनमंच में हम चर्चा जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुलाम मुस्तफ़ा जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पर। जैसा कि अभी अभी यहाँ पर बात हो रही है और जो बात सामने आ रही है कि प्रयास किए जा रहे हैं इस दिशा में कि चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े, स्मार्ट सिटी की ओर हम अग्रसर हों, अजमेर शहर को एक स्मार्ट सिटी बनाया जाए, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं वो अभी इन प्लेस नहीं है। हम कहें अगर पानी, बिजली, सड़कें, सीवरेज, अतिक्रमण, और यदि बात करूं हेड़ा जी की तो उन्होंने ये कहा कि प्रयास बिल्कुल जारी हैं, किया जा रहा है, खबरें भी आ रही हैं। किस हद तक आप सहमत हैं इस बात से? आप खुद अजमेर की तस्वीर देख लीजिएगा कि किस कदर खड्डे हैं या खड्डे में शहर है। रही पानी की व्यवस्था, तो पानी की व्यवस्था इनकी कभी देन नहीं रही, ये देन कांग्रेस की देन है बीसलपुर को यहाँ लाने की। दूसरी बात ये 24 घंटे की जो बातें कही थी वो झूठी और निराधार है। इन्होंने जो कहा वो आज तक करा ही नहीं और ना करेंगे ये, क्योंकि इन्हें दूसरे मुद्दों से फुर्सत नहीं है। जहां लोग बुनियादी जरूरतों पे जाती है वहां ये ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मुद्दों पर तनाव पैदा कर देते हैं और दूसरे मुद्दों पर भटकाना चाहते हैं। ये इनकी नीति और नियत है, ये बहुत साफ साफ सी बात है। मैं तो कहता हूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप खुद देखिएगा कि शहर की स्थिति क्या है। आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा। आप कहते हैं अतिक्रमण नहीं रोक के कल्पना नहीं कर सकते, ताज्जुब की बात है। किसी संस्था को कानूनी अधिकार है, आप अतिक्रमण हटाने की बात नहीं कहते बल्कि जनता पे जिम्मेदारी छोड़ देते। कहाँ का तू कहेंगे। और दूसरी बात ये कहते हैं कि राजनीति से ऊपर उठ के सोचेंगे। राजनीति के ऊपर से उठ के सोचिएगा कि धार्मिक क्षेत्र कहा जाता है अजमेर को, दरगाह के क्षेत्र में कहीं एडीए ने या नगर निगम ने कहीं विकास किया हो तो बता दीजिएगा। मेरा भाई धर्मेंद्र संपत साकोला ये कह रहा था कि आरटीआई में जाके देख लीजिएगा। ये मूलभूत बातें घुमाने की चीज है, सच्चाई को नहीं बता रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी कहाँ तक तय हुई है, कहाँ तक हमने काम किया है। डोर टू डोर कचरा उठाने में हम कितने कामयाब रहे, सड़कों को कितने कामयाब करा। दरगाह के मुख्य द्वार पे आज भी अंधेरा है, किसी ने सुध नहीं लगाई है। आप ये कहते हैं राजनीति से ऊपर उठ के बात करेंगे, और शहर की क्या बदतर हालत कर रखी है इस बीजेपी शासन ने। नर्क बना रखा है अजमेर को। 8-8 7-7 बत्तियां देने के बाद किसी की आवाज नहीं होती है। सिर्फ मैडम के आगे पीछे और लगने से कुछ काम नहीं होगा। जनता की आवाज है, आपसे त्रस्त है, आपसे परेशान है, और सच्चाई और हकीकत ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं इलेक्शन की नहीं कहता हूँ। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाह रही हैं यहाँ पे? बहुत आहत हुई मैं कि हमारे हेडा साहब ने कहा कि जनता की वजह से, जनता की बदनीयती की वजह से जो है अवैध निर्माण जो है चलते जा रहे हैं। बहुत दुख हुआ, बहुत आहत हुई मैं एक कॉमन मैन की तरह कि जनता की बदनीयती तो फिर आप लोगों को हमने क्यों बिठाया है? कानून व्यवस्था क्या कर रही है?
अगर जनता बदनीयत है तो उसके लोग रोकने के लिए कानून बना हुआ है। आप लोग क्या कर रहे हैं? जनता के टैक्स के पैसे जो यूज हो रहे हैं, क्या बीजेपी सिर्फ जुमले करेगी? जुमलेबाजी में तो वैसे भी बीजेपी बहुत माहिर है। और रही बात कांग्रेस की, तो साहब 70 सालों से आपने क्या किया है वो आप खुद स्वयं जान लें, और अपने गिरेबान में अगर एक बार झांक के देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। कचरे की बात, कचरा शहर में 30 से 35 हजार ट्रॉली कचरा पड़ा है, ना उठा है और नहीं उठाने की किसी को नियत है। जबकि बकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है निगम का कि अगर कचरा ट्रेचिंग ग्राउंड से अदर जगह पे डाला जाएगा तो 1000 रुपीज़ उस पर पेनल्टी लगेगी और वो कचरा निश्चित जगह पे डाला जाएगा। उसके बावजूद भी शहर में कोई भी खाली प्लॉट देख के आप उसमें कचरा डाल रहे हो। कचरा 2-2.5 सालों में तो नहीं डला होगा निश्चित रूप से। 30-35 हजार टोलियाँ 2-2.5 साल में तो नहीं लगी। इससे पहले कांग्रेस का राज था, सब कांग्रेस ने भी उदासीनता दिखाई, कांग्रेस के नेताओं ने भी उदासीनता दिखा के हमारा कचरा हमारे शहर में रह गया, ट्रेचिंग ग्राउंड के पैसे उठा लिए गए, करोड़ों रुपये का गबन किया गया। ठीक है साहब, फिर बात आती है पानी की। साहब बहुत अच्छी बात है, तालियां बटोरने के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप पानी पे बात कर रहे हो। बिसलपुर का बांध जो बना है वो अजमेर के लिए बना था। हमारे अजमेर के नेताओं की उदासीनता की वजह से वो बांध का पानी जो है आज 60 से 70% पानी जयपुर को जाने लग गया। बिल्कुल जी, अजमेर के लिए कुछ भी नहीं हुआ। रही बात कानून व्यवस्था की, तो हमारे शहर के मंत्री को कोई वाहन अगर टक्कर दे जाता है, आज तक वो पकड़ा नहीं गया। शहर की कानून व्यवस्था क्या कर रही है? साहब मैडम आने वाली थी, करोड़ों रुपए लगा दिए गए, शहर में लिपा पोती कर दी गई, कच्ची जो है इमारतें बना दी गई। साहब पौधे लगा रहे हो। हमारे कैमरामैन से एक इल्तिजा है कि आप साइड में एक नजर डालिए, यहाँ कुछ खजूर के पौधे लगे, पेड़ लग रहे हैं। कितने पनपे हैं? एक पेड़ की कीमत 8 से 10 हजार रुपए है और यही पेड़ जो है पूरे शहर में लगाए गए हैं और ये पेड़ सारे मर गए हैं। क्या इसका मतलब वसुंधरा जी आके इनको पानी देगी? क्या इनकी केयर वसुंधरा जी करेगी? साहब नेताओं का काम होता है तालियां बटोरना और रिबन काटना। बिल्कुल। आप क्या कहना? प्रशासन का काम होता है। वसुंधरा जी अजमेर पधारी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक शेर अर्ज है कि वो आए हमारे शहर में, सियासत की मर्जी है। आज भी हम उधड़ी सड़कें और जनता के पैसों की बर्बादी देखते हैं। यहाँ पर उप महापौर जी बोल रहे हैं कि आरटीआई लगा दीजिए। एक चीज पूछना चाहता हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज, आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, दो बहुत पहलू इंपॉर्टेंट जिसमें मैं अपनी बात रखूंगा। पहला ये कि जिस शहर का मास्टर प्लान स्वीकृत नहीं है, आप उसको स्मार्ट सिटी ले जा रहे हैं। कांग्रेस इसका विरोध नहीं करती, हम उसके फेवर में है कि आप इसको स्मार्ट सिटी बनाइए। सेकेंडली, देयर वाज एन आरटीआई फाइल इन पीएमओ और वहां पर ऐसा होता है, पीएमओ से आरटीआई का जवाब आया कि आपका ओबामा जी से क्या बातचीत हुई, तो आरटीआई के अंदर यह निकल के आया, मोदी जी फॉरवर्डेड कि भाई हम लोग कुछ शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। उसमें ना तो कहीं अजमेर का नाम था और उसकी आरटीआई से जब ये आया कि वी विल थिंक ओवर इट, ऐसा कुछ नहीं था। तो आज तक अजमेर की जनता के साथ कुठाराघात होता चला जा रहा है। और रही बात पानी की, बात करते हैं सिग्नेटरी पावर। वसुंधरा जी के समय में यहां से जयपुर पानी गया, दे वर द सिग्नेटरी पावर ऑन द पेपर्स। आज की तारीख में यह बात करते हैं, यहाँ बात कर रहे ये अपने ये स्मारक बनाया। आप देखिए इसके घोड़े की शक्ल नागौर की तरफ कर दी, होना दिल्ली की तरफ चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल मैं किशोर जी से यहाँ पे बात करना चाहूंगी। किशोर जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने हाल ही में दौरा किया और जैसा कि अभी बात सामने आई कि बिल्कुल काफी पैसा भी लगाया गया, तैयारी की गई, सब कुछ बहुत सुंदर बनाया गया, लेकिन कितना सस्टेनेबल है, आगे उसके लिए क्या किया जा रहा है? और दूसरी चीज, जो योजनाएं उन्होंने यहाँ पे जो घोषणा की है, जो सौगात हम जिसे कह रहे हैं, वो आगे कैसे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभी हाल ही में 15 अगस्त को यहाँ पर दौरा हुआ और राज्य स्तरीय समारोह हमने यहाँ पर मनाया। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास रातों रात नहीं होता है, ये एक सतत प्रक्रिया है और धीरे धीरे जो चीज़ें होनी हैं वो बाकायदा अजमेर में रूप ले रही हैं। पोललेस स्ट्रीट्स आपने देखी हैं, उसका काम चल रहा है। इसके अलावा महाराणा प्रताप स्मारक की भी बात सामने आई है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम लोग किशोर जी, बिल्कुल हम ये स्मारक के बारे में कई बार सुन भी चुके हैं, सब है, पर हम यहाँ ये जानना चाहते हैं कि बिल्कुल कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि रातों रात काया पलट हो जाएगी, लेकिन जो योजनाएं चलती आ रही हैं या अगर हम बोले ग्राउंड रियलिटी या जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं वो भी हम इन पिछले कुछ महीनों में ठीक नहीं कर पाए हैं। स्मार्ट सिटी की हम बात कर रहे हैं, आगे अलग अलग नई नई योजनाओं की हम बात कर रहे हैं, पर बेसिक चीज़ हम आखिरकार पैसा जनता का लगा हुआ है। यहाँ पर
जनता के पैसे का हम यहाँ पे बर्बादी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आंसरेबल कौन है उनको? या फिर हम ये कह दें कि जनता झूठ बोल रही है, काम तो सब हो रहा है, जनता यूं ही झूठ बोल रही है, क्या कहेंगे? जनता की जो आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कार्य अनवरत रूप से चल रहा है। आप खुद देख लीजिए, जो सिटी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता था, बाकायदा सफाई उसकी सिटी की लगातार अनवरत रूप से हो ही रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया भी उसकी तारीफ कर चुकी हैं कि वास्तव में इस बार अजमेर बहुत सुंदर और अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं तो धीरे धीरे एडीए के द्वारा और नगर निगम के द्वारा की जा रही हैं। अब मैंने आपको बताया कि सफाई और अन्य चीज़ें जो हैं सतत रूप से एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन कर लिया जाए। जी हाँ, सभा जी आप कुछ कहना है? आपने कहा है कि रातों रात काया पलट नहीं हो सकती, लेकिन मुख्यमंत्री जी के दौरे से तो यही लग रहा था कि आप लोग महीने भर में ही अजमेर का स्वरूप बदलना चाहते थे, जो कि आप नहीं बदल पाए हैं। आप अंदर से देखिए कि अजमेर का जो स्वरूप है इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है, और जो चमक थी वो सिर्फ वसुंधरा जी के दौरे के बाद ही ख़त्म हो चुकी है। वही अतिक्रमण, वही गंदगी, वही कचरा, कहाँ सुधरा है अजमेर? हमें तो कहीं सुधरता हुआ नज़र नहीं आया। आप स्मारक की बात कर रहे हैं, स्मारक बन चुका है, स्मारक पहले भी कई बने हैं, लेकिन उनकी दुर्दशा किस तरह से है वो आज हम देखने को देखते हैं कि वहाँ पे वीरानी सी छाई हुई है, वहाँ की कोई देखभाल नहीं हो रही है। तो क्या सिर्फ स्मारक बनाने से ही विकास हो सकता है? मेरी समझ से तो ये बिल्कुल बाहर है। और जहाँ तक हमारी आम आदमी पार्टी की महिला ने बोला, आप दिल्ली में जा करके देखिए, बहुत बुरा हाल है, आपकी पार्टी के लोग रो रहे हैं। तो आप दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से पहले कम से कम देख लीजिए कि आप क्या बोल रही हैं। तीसरी बात ये रही कि अजमेर की जनता को बहुत ज़्यादा आकांक्षा, अपेक्षा है आप लोगों से, और किस तरह आप खरे उतर रहे हैं ये तो आप लोगों से पूछने पर ही पता चलेगा। जो कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला कि भाषणबाजी में, लफाजी में आप लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, तो इन सब का मुकाबला शायद हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन असलियत जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है अजमेर, और पिछड़ा हुआ रहेगा जब तक आप लोगों की सरकार है। जी, जनमंच में हम ये चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम के उप महापौर जी ने कहा कि पूरे राजस्थान में अजमेर ऐसा है जिसको 715 करोड़ रुपए की सौगात वसुंधरा जी ने दी है। शायद उनको जनरल नॉलेज की कुछ कमी है, वो भूल चुके हैं जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और अजमेर के सांसद और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री सचिन जी पायलट अजमेर का प्रतिनिधित्व करते थे, हजारों करोड़ रुपए के विकास के कार्य अजमेर में कराए गए, और एक ही स्कीम स्लम फ्री सिटी योजना के नाम से लगभग 3000 करोड़ रुपए की स्लम फ्री सिटी योजना अजमेर में लेके आए। परंतु दुर्भाग्य था अजमेर का और हम लोगों का कि वो एक लहर के तहत यहाँ से चुनाव हार गए। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं कहना चाहूँगा, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, शहर के विकास के लिए अतिक्रमण हटाने पड़ेंगे। सिर्फ आपको अतिक्रमण ठेले खोमचे वालों के, थड़ी वालों के और गरीब लोगों के दिखते हैं, परंतु जो मुख्य रूप से जो अतिक्रमणकारी हैं, बड़े बड़े जिनने अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं, नगर निगम के लोगों की सहबर बना दिए हैं, आज मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि उनको आप नियमन करना जा रहे हैं, उनको नियमन करने जा रहे हैं, उनको नियमन करने के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। तो मेरा बात करना चाहूंगी और फिर मैं नौरत जी आपके पास आऊंगी। जी संपत जी, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं आपके जो पूर्व 3-4 वक्ता थे उनकी बात को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, और ईटीवी राजस्थान के जनमत मंच के माध्यम से जो बातचीत यहाँ रखी गई है, पहले गुलाम मुस्तफा जी ने कहा कि दरगाह सौंदर्यीकरण की आप चाहे मैं आपको गर्त में लेके जाऊंगा। राजस्थान के शेर माननीय भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, और जब 786 का उर्स यहाँ भरने जा रहा था, तब सबसे पहले 16 करोड़ रुपए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने 16 करोड़ रुपए दरगाह प्रोजेक्ट के ऊपर दिए। वो पहली सरकार थी जिसने दरगाह के क्षेत्र की चिंता करते हुए वहाँ की सड़क, नाली, सीवरेज, लाइटें ये तक बना करके दी। दूसरी हाँ, अभी मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। दूसरी बात में शायद मेरे मित्र जो अभी आपके वक्ता के रूप में कह रहे थे, क्या आपको जो नई लाइटें नई सौगात के रूप में यहाँ पे दी है, पिछले जो महापौर थे कमल बाकुलिया जी, हमारा सदन के अंदर उस समय यहाँ कई मित्र पार्षद मेरे साथ हुआ करते थे। मैंने जब उस एमओयू हो रहा था लाइट का,
तब मैं उस एमओयू के अंदर चिल्ला के कहा था कि ये एमओयू गलत हो रहा है, ये 20 वाट की लाइटें आपको देगा और 20 वाट की लाइटें चिमनी की जैसे जलेगी। कृपया इस एमओयू को ढंग से पढ़ ले, और यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो इसका हिंदी कन्वर्ट करा ले। और हिंदी में मैंने खुद ने ला करके दिया था कि एमओयू आप कमल बाकोलिया जी गलत कर रहे हैं, और उसका खामियाजा अभी का जो वर्तमान के जो महापौर जी है, मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय धर्मेंद्र जी गहलोत को कि उन्होंने उस एमओयू को, करार को राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत किया, और राज्य सरकार के प्रस्तुत करने के पश्चात वो 70 वाट की लाइटें शहर के अंदर दिखी, और पूरा शहर दूधिया रूप के अंदर हमारे जो दूधिया के रूप ले चुका है। एक सेकेंड संपत जी, गड़बड़ हो गई, मैं तो कह रही हूँ गलती किसी की भी रही हो। आप मुझे बताइए, सरकार अभी भाजपा की है, आप एट दी हेल में, क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसको रेक्टिफाई करने के? और अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी चीजों की, लेट्स से अभी आप अंडरग्राउंड केबलिंग की बात करें, 6 महीने पहले जब हम आए थे तब भी शहर खुदा हुआ था, आज भी शायद शहर खुदा हुआ है, लोगों की जानें भी चली गई। एक सेकेंड, लोगों की जानें भी चली गई बारिश के मौसम में। तो बेसिक मैं बात कर रही हूँ, आप बाकी योजनाओं की सब बात छोड़ दीजिए, बेसिक जो धरातल पर जो चीजें हैं, जहां जनता डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है, अभी उनकी जान तक जा रही है, उन चीजों के बारे में क्या किया जा रहा है? क्या वो प्रायोरिटी नहीं है? आपकी बात को समर्थन करते हुए बात कहना चाहूंगा कि बाकायदा शहर 6 महीने से खुद रहा है, परंतु मैं आपको इस चैनल के माध्यम से और हमारे जनप्रतिनिधियों के भरोसे के माध्यम से आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि 6 महीने बाद इस शहर का स्वरूप आप और देखिएगा। ये जितने भी शहर के, यदि आप केबलिंग, एक और केबलिंग, यदि केबल का काम नहीं खुदेगा, और अभी मैंने बोला ये बात पहले ही आपको कि जो शहर खुदा है, यदि एक बार खुद करके कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में पेवर का काम जब होगा, और जब रोड, जब किसी की पेट का पानी भी नहीं हिलेगा उन सड़कों के, आप कमिट कर रहे हैं, क्या आप कमिट कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में जो आप रूप दिखा रहे हैं, जो विजुअल दिखा रहे हैं, वो होगा? बिल्कुल। हम यदि आपके चैनल के माध्यम से 6 महीने बाद, आज की तारीख निश्चित कर ले, 6 महीने बाद यही बैठ करके बात करेंगे, और इन्हीं लोगों को आमंत्रित कर लीजिएगा, तब हम कहेंगे, क्योंकि हम अंदर से करते हैं, और इसलिए जुमला नहीं कहते हैं, इससे ताकत कहते हैं। जो अंदर से काम करा हुआ होता है वो जुबान से निकलता है, इसलिए हम कर रहे हैं, इसलिए हम जुबान से बात कहना चाह रहे हैं आपके बीच में। और रही बात मेरे मित्र शैलेंद्र जी ने, मैं चिश्ती जी से बात करना चाहूंगी यहाँ पे, एक सेकेंड जी। दरगाह को लेकर हमने बात की, और एक बहुत बड़ी समस्या आपने दरगाह के मेन गेट के बारे में बताया, अंधेरे के बारे में, वायर्स जो हैं लूज, जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो हैंग कर रहे हैं वहां पर, लोगों की जान खतरे में है, घर के अंदर गुच्छे के गुच्छे हैं, और क्या समस्याएं हैं जिसका उत्तर हम यहाँ पर पूछ सके हमारे प्रतिनिधियों से? देखिए, मैं गरीब नवाज की दरगाह जो है कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं है, वहाँ पर हर धर्म और मिल्लत का इंसान आता है, गरीब नवाज की ज़ियारत के लिए। वहाँ का जो मेन गेट है, वहाँ पर ये बातें कर रहे हैं सब कांग्रेस और बीजेपी कि हमने ये करा, हमने करा। आज तक बताइए कि ओपन ड्रेनेज जो बह रहा है, गंदा नाली का पानी रोज़ाना वहाँ बहता है, जबकि वहाँ पर एक पुराना नाला है जो उसको 800 बरस हो गए, वो वहाँ से निकल कर उसमें ज्वाइन नहीं कर रहा है। सिर्फ इसके अंदर ये कि जो नमाज़ पढ़ने जाता है ज़ायरीन, चाहे वो कोई भी हो, किसी धर्म मिल्लत का आदमी हो, किसी जाति का हो, वो सब नापाक होता है। दरगाह के अंदर एक पवित्र इंसान आता है तो वहाँ गंदी नाली का पानी जाता है, वीआईपी लोग आते हैं तो उस टाइम ये लोग सब लीपा पोती कर देते हैं। और गरीब नवाज के जो मेहमान आते हैं, आज अजमेर की शान है, गरीब नवाज की पहचान की वजह से यहाँ इंसान जो आता है, चाहे ट्रेन से आवे चाहे प्लेन से आवे, उसी जगह से गुजरता है। वहाँ पर आज तक कोई अंडरग्राउंड नालियाँ नहीं बनाई इन्होंने, दरगाह विकास के लिए करोड़ों रुपया पास करा है। आप ये बताइए दरगाह विकास कहाँ किस जगह हुआ है? और दरगाह के जो ज़ायरीन आते थे, जहाँ इस्लाम स्लीपर ठहरते थे, उसको भी बंद कर दिया। वहाँ ज़ायरीन आता है बसों के अंदर बहुत दूर दूर से गरीब नवाज की ज़ियारत के लिए, ना उसको किसी से मतलब है, ना वीआईपी से मतलब है, ना हिंदू से ना मुसलमान से। गरीब नवाज यहाँ आए हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा लेकर, हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा गरीब नवाज की बारगाह से फैलता है, वो फैलता हुआ आता है। यहाँ रोज़ाना डेली 15 से 20 हज़ार आदमी आता है, वही गंदी नाली के पानी के अंदर से आता है। मेन गेट जो है, अभी बातें तो आपने बहुत बड़ी बड़ी करी, करोड़ों रुपया पास करा, ये करा वो करा, जो वहाँ पुराना बादशाहों के ज़माने का, राजाओं के ज़माने का नाला है, आज भी जितना दरगाह बाजार का वन साइड का पानी, गेस्ट हाउस का, होटल का पानी सब उसमें जाता है। मगर ये किसी का शैतानी कही है, ये जानबूझकर उस जगह को वो लोग अंडरग्राउंड नहीं करते हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है, दरगाह के आप चारों तरफ चले जाइए, कंजेस्टेड एरिया है, कभी भी वहाँ पर आग लग सकती है, तो कोई इंतज़ाम नहीं। आज दरगाह के अंदर, उर्स के अंदर इतना कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ आदमी निकल नहीं सकता है। अगर कोई हादसा हो जाए, वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। सिर्फ ये बाहर से जो आते हैं
वीआईपी लोग उनके सामने बता देते हैं लीपापोती करके, वो ज़ियारत करके निकल जाते हैं, वहाँ कोई पूछता ही नहीं है। किशोर जी, जो चिश्ती जी बता रहे हैं यहाँ पे दरगाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगर हम बोले पर्यटक स्थल भी है। अजमेर में कई सारे सैलानी आते हैं और यदि दरगाह की बात करें तो कई सारी समस्याएं हैं जहां लोगों की लाइफ रिस्क पर है। क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है जहां पर हम ये ब्लेम कर सकें, और ये सभी से एक प्रश्न है क्योंकि आप सब चाहे सरकार के यहाँ प्रतिनिधि हों, विपक्ष के हों, क्या किया गया है इस दिशा में? देखिए, दरगाह डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है और इसके ऊपर बिल्कुल प्रोसेस में चल रहा है सारा का सारा काम। कब से चल रहा है ये किशोर जी? तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 साल तो हो गया है, क्योंकि अब मैं एक्चुअली जो दरगाह के नाजिम साहब हैं उनके साथ में हर महीने में लगभग एक बार चर्चा हो जाती है। तो उसमें राज्य सरकार के द्वारा जो विभिन्न काम लिए गए हैं, जैसे दरगाह के अंदर आप बता रहे हैं वायर्स का है, पास में एक बावड़ी है उसको इम्प्रूवमेंट करने का है, इसके अलावा जो दरवाजे हैं उन दरवाज़ों के बाबत भी काफ़ी काम चल रहा है। इसी तरीके से जो काफ़ी सारी चीज़ें, अब एग्जैक्टली तो मुझे डिटेल नहीं पता है, पर उसके बारे में काम चल रहा है। दरगाह डेवलपमेंट प्रोग्राम एक चल रहा है, उसके अंतर्गत ये सारी की सारी कार्यवाही चल रही है, तो अंडर प्रोसेस। इस 1.5 साल के अंदर क्या फ़र्क नज़र आया? मैं चिश्ती जी से पूछना चाहूँगी कि 1.5 साल में आप बता रहे हैं कि 1.5 साल से वो प्लान है जो एग्जीक्यूशन चल रहा है, जिस पर कार्य किया जा रहा है, 1.5 साल में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? देखिए, 1.5 साल में कोई प्लान में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, जैसा का तैसा है वहाँ पर। नौरत जी से यहाँ मैं बात करना चाहूँगी। नौरत जी, क्या हो रहा है हकीकत में? पिछले 3 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी के शासन को। अभी जैसे संपत जी बता रहे थे कि जो एमओयू इन्होंने विद्युत व्यवस्था को लेकर के अजमेर नगर निगम में किया था, संपत जी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एमओयू भाजपा सरकार के राज में ही किया था, और उस समय भी ये मंजीत सिंह जी जो यूडीएच के सेक्रेटरी थे और कांग्रेस ने बहुत विरोध किया था इसका। आप खुद नगर निगम के अंदर थे, मैं भी वहाँ पर था, हम लोगों ने बहुत इसका निंदा प्रस्ताव भी पास किया था कांग्रेस के लोगों ने, लेकिन मंजीत सिंह जी हाय हाय के नारे भी हमने लगाए थे। और यही मंजीत सिंह जी जिन्होंने अजमेर के अलावा भी कोटा और कई शहरों के अंदर ठेका दे दिया था जयपुर में बैठ करके, लेकिन उन्होंने अजमेर के धरातल को ध्यान में नहीं रखा। और रही बात यहाँ के विकास की, तो यहाँ पर जो सचिन पायलट जी सांसद थे और केंद्र में मंत्री थे, तो उन्होंने हवाई अड्डा अजमेर में लेकर के आए। ये बहुत बड़ी सौगात थी अजमेर के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड क्लास, यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन और ऐसे बहुत से जो चीज़ थी, वो सचिन पायलट एलिवेटेड रोड का निर्माण करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा था। स्लम फ्री सिटी के लिए 3000 करोड़ रुपए लेके आए थे। आपके राज में, भारतीय जनता पार्टी के 3 साल के राज में इनके नेताओं का विकास हो रहा है। एक भी काम ये बता दे कि बीजेपी के राज में कोई स्थायी विकास अजमेर के लिए हुआ है? केवल खाना पूर्ति ये हो रही है। अजमेर की सड़कें बहुत खस्ता हाल है, और जगह जगह जो विद्युत केबल डालने के लिए इन्होंने खुदाई करी थी, पिछले 3 साल में ये खड्डे ही नहीं भर पाए हैं। अब 2 साल इनके और बचे हैं, और आने वाले 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। नौरत जी, बिल्कुल हम जनता के पास ही चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या वास्तव में समस्या है जो फेस करें। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, किशोर कुमार जी एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं। मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ कि वो जो नाजिम बनता है वो सिर्फ ना दरगाह के लिए बनता है, और आप उनसे सड़कें और बावड़ी की बात कर रहे हैं। आप उनसे अगर सड़कें और बावड़ी की बात करनी है, वहाँ के आप स्थानीय पार्षद से करिए, आप जो वहाँ के जनप्रतिनिधि आप उनसे करिए। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी थोड़े दिन पहले एक हादसा हुआ था कि हमारे यहाँ के जो मंत्री है देवनानी जी, वो देवनानी जी का एक्सीडेंट हुआ अजमेर में। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल पे उनको भरोसा नहीं था, मतलब सरकार को सरकार पे भरोसा नहीं है, और वो जयपुर में गए, वो जयपुर में गए, और जयपुर में भी उन्होंने अपना इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं कराया, उन्होंने प्राइवेट पे ज्यादा भरोसा किया। उन्हें मालूम है कि हमारे सरकार में क्या घपला चल रहा है और हमारे सरकार में क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने सरकार पे भरोसा न करके प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया है। जनमंच में हम ये चर्चा जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? लगभग 15 साल से हमारे अजमेर के अंदर दोनों विधायक भाजपा के हैं, और दोनों विधायकों का क्षेत्र आप लोग भली भांति से जानते हैं। मैं माननीय अनिता जी बघेल के क्षेत्र के अंदर रहता हूं, और उस जगह पर जो पीछे की गलियां हैं वो इस तरह से खुदी हुई है, और वो अभी से नहीं खुदी हुई है। अजमेर के अंदर छोटी छोटी समस्या, नाला साफ नहीं हो रहा है, नालियां साफ नहीं हो रही है, सड़कें नहीं बन रही, उसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है।
हमने आवारा पशु सड़कों पे घूम रहे हैं, उसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है। उसके बावजूद ये नगर निगम वाले इतने ज़्यादा नाकारा हो रखे हैं कि कोर्ट के अंदर भी ये जाना भी मतलब इसके अंदर इनको वो नहीं लगता कि भाई मतलब हमें कोर्ट में जाना चाहिए। इनका जवाब देके कोर्ट के अंदर ऐसा जवाब देते हैं कोर्ट के अंदर भी हमें मतलब बड़ी शर्म आ रही है कि मतलब कहते हुए कि हमारी घर की नालियाँ साफ नहीं हो रही है और हमें छोटी सी समस्या के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है, मैं कहता हूँ विकास हुआ है। अशोक गहलोत ने जो फ्री दवाइयाँ लागू करी वो इन्होंने बंद कराई हैं। जो बीपीएल और विधवाओं को पेंशन देने की जो घोषणाएं की और जो लागू थी योजनाएं वो इन्होंने बंद की हैं। विकास के कार्य लगभग करीबन ठप से हो गए हैं। अजमेर शहर सुरक्षा की दृष्टि से एक संवेदनशील शहर है। यहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह है, पुष्कर है, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी संवेदनशील है। पिछला जो पुष्कर मेला था और ख्वाजा साहब की उर्स थी, पूरी पुलिस व्यवस्था के साथ में जनता के सहयोग से हमारे दरगाह में जो दरगाह कमेटी है और हमारे खादिम में हमारी जनता है, सबके सहयोग से उर्स और पुष्कर मेला दोनों बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए हैं। साथ ही जो यातायात की मुख्यतः समस्या है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं लगातार जो वाहनों की संख्या बढ़ रही है, हमारी जो सड़कें हैं वो इतनी कैपेबल नहीं है कि इतने वाहन एक साथ में बड़े सुगमता से चल पाएँ। फिर भी हमने इसके लिए एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म, 2 प्लान इसमें हमने तैयार किए हैं। लॉन्ग टर्म प्लान में हमारे एक तो सिटी सर्विलेंस सिस्टम भी है। पूरे शहर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे शहर में 800 कैमरे लगाए जाने हैं, जिनमें पूरी चीज़ें हम रिकॉर्ड पे रहेंगी। इसमें इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान भी इसमें है। यदि कोई ट्रैफिक वायलेशन करेगा तो उसको कैमरे में हम रिकॉर्ड करेंगे, अपने आप चालान जनरेट होकर उनके पास पहुंचेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? विकास की हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा था विकास। शिक्षा के बिना विकास भी अधूरा है। हाँ। ठीक है, अजमेर शहर बहुत अच्छा नाम है, स्मार्ट सिटी में नाम चल रहा था, लेकिन अभी मेरे पूरे वक्ता ने बताया था क्या कंडीशन से। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ। वहाँ की ये हालत है कि शिक्षा के लिए प्रोफेसर को सारी क्लासेस लेने की जरूरत पड़ती है। हमारे एक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर साहब है जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के देहात के अध्यक्ष, सिर्फ अंगूठा लगाते हैं और फिर मीटिंग अटेंड करते हैं। क्या होगा उस शिक्षा का वहाँ पर? आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी पीछे आप क्या कहेंगे? हाँ, आप बोलें। अभी माननीय उप महापौर ने कहा कि नालों की सफाई हो रही है। एस्केप चैनल हमारे बनूपुरी इलाके में मैं जहाँ से रहता हूँ, वो नालों के ऊपर खाली दीवार खड़ी कर दी, जिससे महारानी जी गुजरे वहाँ सब गंदगी दिखे नहीं इनको यहाँ पर, और ये मच्छर फैल रहे हैं और नालियाँ गंदगी बढ़ी है, उसमें मलेरिया फैल रहा है, चिकनगुनिया हो रहा है, मलेरिया फैल रहा है, गंदगी फैल रही है। इसका कोई इलाज नहीं है और नगर में इसको ध्यान नहीं दे रही है। जी बिल्कुल। जेल के साथ आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, 1 मिनट। हाँ, बोले। अभी छात्र संघ चुनाव की बात आऊँ, जैसे कि उपमा मोड़ ने अभी कहा था कि हम ताकत में हैं, तो उन्होंने अपनी ताकत का पूरा आजमाइश दिखाई है। एनएसयूआई चुनाव के अंदर जीसे कॉलेज चौराहे के ऊपर लाठीचार्ज करवा के एनएसयूआई के एक छात्र को पिटा है और डीसीसी के कार्यकर्ता पिटे हैं। हम लोगों के लाठियां लगी हैं और पुलिस प्रशासन को हमने इस चीज के लिए ज्ञापन भी दिया था, मगर पुलिस प्रशासन ने इस चीज का अभी तक कोई विरोध नहीं किया है, किसी भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है। बिजली के बारे में हमने बात की कि अंडरग्राउंड केबलिंग की वजह से शहर खुदा हुआ है, पिछले 6 महीने हो चुके हैं। और दूसरी चीज, कई जगहों पर अभी अगर हम देखें दरगाह एरिया है, वहाँ पर वायर लूज हैं, जिनकी वजह से कुछ जाने भी अभी बारिश के मौसम में गई हैं। तो क्या किया जा रहा है? क्योंकि बिल्कुल काम जहाँ जरूरी है वो है, लेकिन साथ ही में ये बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अजमेर शहर के बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार से RAP-DRP एक 100 करोड़ योजना लागू स्वीकृत की थी, जिसका काम शहर में 2014 से चालू है, जिसमें करीब 19 सड़कों को ओवरहेड से अंडरग्राउंड करना है, ताकि अजमेर वालों को अनइंटरप्टेड बिजली मिले और अपना सिस्टम सुदृढ़ हो। उसके बाद में और 250 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाए, जिससे शहर के लॉसेज कम हो और उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली मिले। उसके बाद में फिर एक और अजमेर शहर में 13 नए GSA बनाने के लिए एक IPDS के सेंटर से और स्कीम सैंक्शन हुई है, जिसमें अजमेर शहर में 13 नए GSA बनेंगे, ताकि अजमेर शहर का विद्युत तंत्र एकदम अच्छा अपग्रेड हो जाएगा और उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिलेगी। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाह रही हैं यहाँ पे?
मेरे साथी वक्ता जो बार बार शिकायत कर रहे हैं कि वार्ड सड़कें खुदी हुई पड़ी है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। मैं इनको एक विचार बताना चाहती हूँ कि अजमेर में विकास हो रहा है। अब वो विकास हो रहा है तभी तो सड़कें खुदी हुई है, पाइपलाइन लाइन जो डल रही है विकास, क्योंकि अगर केबल डलेगी तो सड़क के ऊपर नहीं डलेगी, सड़क के ऊपर केबल नहीं डलेगी, अंदर खुद की डलेगी। पाइपलाइन डलेगी तो सड़क खुद की डलेगी, सड़क के ऊपर से पाइपलाइन नहीं डलेगी, सड़क के ऊपर से लाइन नहीं डलेगी। अवनीश कुमार जी से मैं बात करूंगी। अवनीश कुमार जी, अवनीश कुमार जी, हम यहाँ पर अब जो हमने यहाँ पे चर्चा की, हम जो ब्लेम गेम में हम घुस गए हैं वो हम नहीं चाहते हैं। अजमेर के विकास की हम यहाँ बात कर रहे हैं। जनता आपसे ये जानना चाहती है कि चाहे हम सुरक्षा की बात करें, चाहे हम अतिक्रमण हटाने की बात करें, जो भी लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा जो एक जनता का बेसिक यहाँ पे नीड है, उस दिशा में आप क्या आश्वासन जनता को दे सकते हैं, क्योंकि हम स्मार्ट सिटी तक, उस लेवल तक पहुंचने की यहाँ पे चेष्टा कर रहे हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी के लिए और अजमेर की और जनता यहाँ के पर लिए एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, हम कागजी बातें नहीं जानना चाहते हैं कि हमने ये प्लान बनाया है और ये ग्राउंड लेवल पर क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है, जहाँ पे जनता आश्वस्त हो कि हाँ ये चीज है हकीकत में। देखिए, जो अजमेर शहर की जनता की सुरक्षा के लिए हम बात करें तो जो हमारा ख्वाजा साहब की नगरी और पुष्कर नगरी जो हमारी है, उसमें हमारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं, उनकी सुरक्षा, अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा टूरिस्ट के साथ में कुछ एक घटना हुई, अजयपाल के पास की जो घटना थी, तत्काल मुलजिमान को गिरफ्तार किया, तत्काल उनको राहत पहुंचाई। मुख्य बात यह कि अजमेर की जो छवि है वो बाहर जो लोग जाते हैं वो ये लेकर जाएं कि यहाँ पर टूरिस्ट सुरक्षित है। दूसरी बात, जो हमारी जनता है यहाँ, ये सही है, प्रत्येक शहर में प्रत्येक स्थान पर अपराध भी होते हैं, उन्हें पकड़ने का प्रयास भी होता है। जो मुख्य बात है, हमने अपने शहर में चेतक, सिग्मा, अलग अलग व्यवस्थाएँ, गश्त की व्यवस्थाएँ जहाँ तक संभव होता है, जहाँ तक हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, उससे हमने यथासंभव की है। लेकिन फिर भी अनेक बार ऐसा होता है जबकि कई चीज़ों में मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम उसके प्रयास निरंतर जारी रखते हैं। और यहाँ जो कुख्यात अपराधी थे, कई अपराधी पकड़े भी गए हैं, और अगर कोई अपराधी पकड़ से बाहर है तो निश्चित रूप से उसके लिए हमारी पूरी टीमें लगी हुई हैं। किशोर जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जो तीन मुख्य स्तंभ हैं जब हम विकास की बात कर रहे हैं किसी भी शहर की, और यहाँ तीनों में ही हमने ये देखा कि जनता में एक असंतुष्टि है। शिक्षा के नजरिए से अगर देखें तो एक हब हुआ करता था अजमेर एक टाइम पर, आज वो स्थिति नहीं है, डिटीरियोरेट हो गई है या कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य की बात अभी देवनानी जी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया था, और सुरक्षा की हमने बिल्कुल अवनीश जी से भी बात की है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि स्मार्ट सिटी जो बनाने का हमारा एक विजन है अजमेर को, और जो प्रयासों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, मंत्री महोदया यहाँ पर आई, मुख्यमंत्री महोदया, कई योजनाएं हुई, सब कुछ घोषणा हुई, वो सब बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। लेकिन वाकई में क्या किया जा रहा है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जनता झूठ बोल रही है या जो और लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अगर कुछ चीज़ें हैं जो ठोस हम सामने रख सकते हैं तो वो क्या है, और यदि नहीं है तो आगे हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम पॉलिटिसाइज ना करते हुए कि हम क्या एक साथ होकर के क्या कर सकते हैं। चाहिए तो उसमें विपक्ष का क्या रोल होगा, जनता का क्या रोल होगा, वो भी आप बता सकते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग यहाँ पर विकास की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि जो यहाँ पर JLN हॉस्पिटल है वो 4 जिलों को कैटर करता है। ज़्यादातर लोग नागौर से आते हैं, भीलवाड़ा से आते हैं, और हमारा अजमेर तो उसमें शामिल है। लगभग 120 डॉक्टर्स आज की तारीख में वहाँ पर कार्यरत हैं, और उस अस्पताल में हो सकता है कुछ कमियां हों, लेकिन इतने सारे लोगों को कैटर करना और इतने सारे लोगों को साथ लेकर के चलना, ये अपने आप में एक बहुत ही विशुद्ध मैनेजमेंट को दर्शाता है। कई कमियां भी हो सकती हैं, उस बात से हम इनकार नहीं करते, लेकिन फिर भी JLN का बहुत अच्छा नाम है और उसका काम अभी भी मैं मानता हूं कि संभाग में बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपका जो ये कहना है कि शिक्षा सही तरीके से नहीं है, मैं इस मामले में थोड़ा सा रिजर्वेशन है कि बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा की जो कार्यप्रणाली है वो चल रही है। स्कूल्स जो सरकारी हैं उसमें भी काफ़ी नए स्कूल्स खोले गए हैं। इवन जहाँ पर टीचर्स जो स्कूल अनार्थिक थे, जिसको हम अनइकोनॉमिक कहते हैं, वो भी यहाँ पर बंद करके और काफ़ी स्कूल जोड़ करके बच्चों को इस तरीके से किया गया कि आदर्श स्कूल भी खोल करके और बच्चों को उच्च श्रेणी की शिक्षा दी जा सके। इसमें पब्लिक का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। पब्लिक और सरकार मिलकर के ही किसी काम को अच्छी तरीके से अंजाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं सकते। जी, आप बोलें। शिक्षा के क्षेत्र में मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री अजमेर ज़िले से आते हैं प्रदेश के, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था इतनी ख़राब है, अजमेर के अंदर विद्यालयों में शिक्षक नहीं है।
एक एक विद्यालय में एक एक शिक्षक है। मसूदा ब्लॉक के अंदर 31 विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। अजमेर के विद्यालयों में एक शिक्षक, किसी में एक शिक्षक लगे, किसी में 2 शिक्षक लगे। पूरा विद्यालय 1 या 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। ईटीवी के विशेष प्रोग्राम जनमंच की हमेशा कोशिश ये रहती है कि जिस शहर में हम जाएं वहाँ की समस्याओं को लेकर सरकार तक पहुँचाएं और सरकार से समाधान करवाने की कोशिश करते हैं। देखा जाता है कि हम जिस शहर में जाते हैं कई बार अशांति का सा माहौल हो जाता है जनमंच की शूटिंग के दौरान। ऐसा ना हो, मेरी जनता से ये अपील है कि माहौल को शांत रख के, और पक्ष विपक्ष ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ विकास की बात होती है तो विकास की बात दोनों पार्टियों को करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे माध्यम से यानी ईटीवी के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचे और उसका जनता के हित में कोई समाधान निकल कर आए। जनमंच में हमने चर्चा की अजमेर में क्या समस्याएं थी, उन पर क्या कार्य आगे हुआ या नहीं हुआ, और आज क्या नई समस्याएं हैं उन पर भी हमने चर्चा की। जो बात सामने आई है वो ये है कि यहाँ राजनीतिकीकरण न करते हुए कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या किया गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, और आज बीजेपी क्या कर रही है, इस पर हम न जाते हुए ये सोचें कि किस तरह से भाजपा कांग्रेस जो कि 2 मुख्य पार्टीज हैं और जनता अपना सहयोग देते हुए अजमेर के विकास की ओर अग्रसर हों। एक साथ एकजुट होकर के यदि आगे बढ़ेंगे तभी ये विकास संभव है। दूसरी बात, जो हम बेसिक चीज़ों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, ये सभी चीज़ें बेसिक एम्यूनिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिसकी जनता यहाँ पर एक उम्मीद रखती है सरकार से, जो भी सरकार हो, जिसका भी शासनकाल है। बहुत ज़रूरी है कि सरकार या प्रशासन इस दिशा में अपना कार्य करे और इन चीज़ों को खाली कागज़ पर ना रखे, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेक होल्डर्स यहाँ पर आम जनता है, उनका पैसा लगा हुआ है और वो उम्मीद भी रखती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि कार्य किया जाए इस दिशा में और जल्द ही किया जाए। हम खाली ये एक जो प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, तो बहुत सी पहले की चीज़ें भी चली आ रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हुई हैं और ये बात जनता की बातों से सामने आई है। तो हम आशा करते हैं कि इस मंच के माध्यम से ये बात उन प्रतिनिधियों तक पहुंची हो जो यहाँ नहीं भी मौजूद हैं और इस पर कुछ किया जाए। जनमंच में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।